मुश्किल से अभी 4 महीने भी नहीं बीते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के नाम पर राज्य और सरकारी अधिकारियों की इनजस्टिस को रोकने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। इस फैसले की चहुओर प्रशंसा भी की गई थी। बहुत सारे लोगों ने तब यह कहा था कि देर से ही सही, मगर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर इनजस्टिस को रोकने के लिए कठोर कदम तो उठाया। मगर कुछ लोगों ने तब भी प्रश्न पूछा था कि बुलडोजर जस्टिस के नाम पर राज्य और सरकारी अधिकारियों ने हजारों ढांचों को तोड़ दिया, हजारों लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए खुलेआम अन्याय किया गया। अगर उन्हें किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी तो केवल दिशा निर्देश से क्या होगा? यह दिशा निर्देश तो वैसे ही रह जाएंगे जैसे नैतिक शास्त्र की किताबों में बेईमानी पर जीत पाने वाली अनगिनत कहानियां पटी पड़ी हैं। आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर इनजस्टिस पर गाइडलाइन जारी किए, मगर क्या यह आर्टिकल 142 के मुताबिक एब्सोल्यूट जस्टिस है, पूर्ण न्याय है? एब्सोल्यूट जस्टिस तो तभी होता जब उन सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरह का कड़ा फैसला सुनाती, जिनकी मनमानी की वजह से हजारों लोगों के घरों और ढांचों को तोड़ दिया गया है। उन सरकारों के खिलाफ कोई कड़ा फैसला सुनाती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं दिया है तो बुलडोजर इनजस्टिस के खिलाफ डिटरेंस पैदा नहीं होगा, तब तो न्याय ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाएगा और आगे चल करके बिना आदेश के कोई ना कोई ढांचा जरूर तोड़ा जाएगा। इसके बाद अभी 4 महीने भी नहीं बीते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर इनजस्टिस के खिलाफ दिए गए फैसले की आलोचना बिल्कुल सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है। 9 फरवरी के दिन बिना किसी ठोस आदेश के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा के इलाके में मौजूद मदनी मस्जिद के विवादित हिस्से को जिला प्रशासन ने कई बुलडोजर ला करके तोड़ दिया। ऐसा तोड़ा कि मदनी मस्जिद की पूरी बुनियाद दरक चुकी है और लोकल लोगों का यह कहना है कि बची खुची मस्जिद कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि दीवारों में दरार पड़ गई है, भीतर तक दरार पड़ गई है। इस कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घनघोर उल्लंघन है। अंग्रेजी में कहें तो द डेमोलिशन which was made is in egregious contempt of the directions issued by the court। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अथॉरिटी के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर यह पूछा है कि रेस्पोंडेंट यानी उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। इसका जवाब वह रेस्पोंडेंट 2 हफ्तों के भीतर दें और अगले आदेश तक किसी भी तरह की डिमोलिशन की कार्रवाई वहां पर नहीं होगी। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चला, इस पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आपको वह शासन प्रशासन साफ साफ सुनाई देगा, साफ साफ दिखाई देगा, जो सांप्रदायिक घटना को अंजाम देने के लिए गलत हथकंडों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो थोड़ा पूरा मामला देखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर हाटा का इलाका आता है। यहीं पर मदनी मस्जिद है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का इलाका योगी आदित्यनाथ के दबदबे वाला इलाका कहा जाता है। और आप यह भी कह सकते हैं कि जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति का दबदबा मौजूदा वक्त में हमारे देश में है, उसकी वजह से भारत के जिन इलाकों में सबसे खतरनाक सांप्रदायिक हवाएं बह रही हैं, तो उनमें से एक इलाका गोरखपुर का इलाका भी है। पूर्वांचल के जाने माने पत्रकार मनोज सिंह ने मदनी मस्जिद पर विस्तृत रिपोर्ट द वायर पर लिखी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 1988 में हाटा निवासी हाजी हामिद खान ने अपनी पत्नी अजीमतुशन निशा और बेटे जाकिर के नाम से 29 डिसमिल जमीन खरीदी थी।
नगरपालिका से नक्शा पास हो जाने के बाद साल 1999 में मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। साल 1999 में जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ मस्जिद का, तो मस्जिद पर सवाल उठे। नगरपालिका ने साल 2000 में नक्शे को रद्द कर दिया और इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी के मैनेजमेंट के लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल 2006 को नगरपालिका के साल 2000 के आदेश को निरस्त किया, खारिज किया। इसका मतलब यह बना कि हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मस्जिद सही नक्शे के मुताबिक बन रही है। जो आपत्ति नगरपालिका ने दर्ज की है वह गलत है, उसे खारिज किया जाता है। अचरज भरी बात यह है कि मदनी मस्जिद हाटा नगरपालिका कार्यालय के सामने मौजूद है और मदनी मस्जिद के बगल में कुछ और जमीनें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं मौजूदा वक्त में। और मस्जिद की मौजूदगी जिस जगह पर है वहां से ऐसा भी नहीं है कि शहर के बाजार को किसी तरह की दिक्कत हो, लोगों की आवाजाही को किसी तरह की दिक्कत हो, आगे किसी तरह का विवाद ना हो, इसके लिए मस्जिद बनने के समय ही मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी ने मस्जिद की बाउंड्री बना दी थी और बाउंड्री भी मस्जिद के जमीन के भीतर ही बनी थी। इसी बाउंड्री के सहारे मस्जिद कमेटी की ओर से टीन शेड लगा दिया गया था, जिसका इस्तेमाल वजूखाने के तौर पर किया जा रहा था। विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा नेता राम बचन सिंह ने शिकायत की कि नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद निर्माण का विस्तारण किया जा रहा है। यही नहीं, इसकी भी शिकायत की राम बचन सिंह ने, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कि नक्शे का उल्लंघन कर मस्जिद को कई मंजिला बनाया जा रहा है। राम बचन सिंह यह बताते हैं कि वह पिछले 20 साल से शिकायत कर रहे हैं। राम बचन सिंह ने यह भी बताया कि मस्जिद कमेटी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में वह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने के लिए 17 दिसंबर साल 2024 को लखनऊ भी गए थे। मनोज सिंह की रिपोर्ट से पता चलता है, मगर मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, तो उन्होंने हाटा के जो कुशीनगर जिले के 6 भाजपा विधायक हैं, 6 सभी के सभी विधायक जो हैं भाजपा के हैं, वो जिले में 6 भाजपा विधायकों को शिकायती चिट्ठी लिखी और इसी शिकायती चिट्ठी को लेकर के भाजपा के सभी विधायक मुख्यमंत्री से मिले और इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को कार्रवाई का आदेश दिया। मतलब राम बचन सिंह के मुताबिक कहा जाए तो योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई। राम बचन सिंह विश्व हिंदू परिषद में रह चुके हैं। राम बचन सिंह के मुताबिक वे राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय थे। राम मंदिर बन जाने के बाद भाजपा में सक्रिय हो गए। पिछला नगरपालिका चुनाव वह निर्दलीय लड़ चुके हैं। भाजपा से टिकट मांगा था मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद कुशीनगर जिला प्रशासन बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। दिसंबर 2024 में हाटा प्रशासन द्वारा 18 दिसंबर 2024 को उस पूरी जमीन की पैमाइश कराई गई। पैमाइश के बाद मस्जिद द्वारा खुद ही टीन शेड हटा लिया गया। मस्जिद के पक्ष के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की पैमाइश में किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं पाया गया। उल्टे मदनी मस्जिद की 29 डिसमिल जमीन में से 1 डिसमिल जमीन कम मिली। इस बीच नगरपालिका के अधिकारी ने मस्जिद कमेटी के अजित मुसान निशा और जाकिर अली को 21 दिसंबर 2024 को और 8 जनवरी 2025 को अवैध तौर पर 4 मंजिला मस्जिद भवन निर्माण करने का आरोप लगाते हुए नोटिस भेजा। प्रशासन के रुख से आशंकित होकर के, थोड़ा डर करके मस्जिद पक्ष हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट का दरवाजा उसने खटखटाया। हाई कोर्ट में मस्जिद के पक्ष ने कहा कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन पास किए गए प्लानिंग के मुताबिक हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। और मस्जिद का जो पक्षकार थे उन्होंने कहा कि हमें डर है कि हमारे जवाब और दस्तावेज पर विचार किए बिना ही मस्जिद के ढांचे को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी। हाई कोर्ट ने 8 जनवरी को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता यानी मस्जिद के पक्ष को यह निर्देश दिया कि वह 10 दिनों के भीतर संबंधित प्रतिवादी के समक्ष यानी कि नगरपालिका के समक्ष अपना सारा जवाब दाखिल करे। मतलब 10 दिनों के भीतर नगरपालिका को अपना जवाब देना है। नगरपालिका इस जवाब पर 2 हफ्ते के भीतर विचार करेगी और निर्णय लेगी। नगरपालिका के निर्णय पर मस्जिद पक्ष को आपत्ति दर्ज करने का हक होगा।
मस्जिद पक्ष की आपत्ति पर विचार करने के बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा वह लागू होगा। मतलब अगले 3 हफ्ते तक किसी भी तरह का डिमोलिशन नहीं होगा। यह बात निकल करके आई हाई कोर्ट की तरफ से। मस्जिद के पक्षकारों का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने 16 जनवरी को नगरपालिका के सभी नोटिस का जवाब देते हुए अपना सारा पक्ष सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ नगरपालिका को सौंप दिया। अपने जवाब में मस्जिद के पक्षकारों ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का इनक्रोचमेंट नहीं किया है, नक्शे के मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन अवैध नहीं हुआ है। मस्जिद को 4 मंजिला बनाए जाने का जो आरोप लग रहा है उस पर मस्जिद के पक्षकारों ने कहा कि मस्जिद पास किए गए नक्शे के मुताबिक ही 2 छत्ती बनाई गई है। यह बाहर से देखने पर 4 तल्ला दिखाई देता है, क्योंकि मस्जिद की बाहरी दीवारों में ऊंचाई अधिक होने के कारण 3-3 खिड़कियां परपेंडिकुलर लंबवत लगाई गई हैं। पर असलियत यह है कि मस्जिद 2 छत्ती के रूप में ही बनी है। आप देख रहे होंगे सिनेमा हॉल में बाहर से बड़ा दिखाई देता है, लेकिन 1 फ्लोर और 2nd फ्लोर वहां से लोग देखते हैं ठोक। इसी तरह से वो मस्जिद भी है। अब मस्जिद कमेटी के पक्षकार नगरपालिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि 25 जनवरी को मस्जिद कमेटी के कुछ सदस्यों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई और इस FIR में मस्जिद कमेटी के लोगों पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया, गैरकानूनी जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया और आपराधिक इरादे के साथ गैरकानूनी जमीन पर दुकान, मकान और कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़ा करने का आरोप लगाया गया। FIR में यह भी दर्ज किया गया कि यह सारा काम मस्जिद कमेटी के लोगों ने अधिकारियों के मना करने के बावजूद भी किया है, अधिकारियों के दिशा निर्देश की अवहेलना की है। इस FIR में यह भी लिखा कि कई सोर्स से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि मस्जिद कमेटी के जिन लोगों पर FIR दर्ज की जा रही है ये लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं और दूसरे धर्म के लोगों को बहला फुसलाकर लालच देकर के धर्म परिवर्तन का भी काम मदनी मस्जिद के अंदर कराते हैं। राष्ट्र विरोधी तत्व मिलकर के इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। यह सारे FIR में बातें लिखी गई। उसके बाद 3 हफ्ते बीता जो हाईकोर्ट ने अवधि दी थी और 9 फरवरी का दिन आया तो 9 फरवरी की सुबह भारी पुलिस के साथ प्रशासनिक अमला JCB लेकर के मस्जिद पहुंचा, मस्जिद को तोड़ने लगा। मस्जिद पक्ष के वकील के हैसियत से वकील मौके पर ही पहुंचे थे और उन्होंने जानना चाहा कि किस आदेश के तहत मस्जिद तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहां मौजूद किसी भी अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। कानून के जानकारों का कहना है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को तो छोड़ ही दीजिए, न्याय के बुनियादी सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया है। FIR में मस्जिद के सदस्यों के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वह बहुत ही गंभीर आरोप हैं। उसमें बहुत गंभीरता के साथ छानबीन करने की जरूरत थी। क्या वह छानबीन हुई? नगरपालिका ने मस्जिद का पक्ष सुनकर के मस्जिद को अपना पक्ष नहीं सुनाया, ठोस तरीके से नोटिस नहीं लगाया, कहा गया कि चस्पाया और तुरंत उखाड़ भी लिया, अपनी असहमति नहीं जाहिर की, सीधे कई बुलडोजर से मस्जिद तोड़ डाला। अगर नगरपालिका अपनी आपत्ति दायर करता तो मस्जिद पक्ष उसका जवाब देता, अगर दोनों में सहमति बन जाती तो उस हिसाब से फैसला होता, नहीं सहमति बनती तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक मस्जिद का पक्षकार कोर्ट में जाता, अपील दायर करता। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, मस्जिद के पक्षकारों को मौका ही नहीं दिया गया। मदनी मस्जिद के ऊपर की गई बुलडोजर की पूरी कहानी को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप यह समझ सकते होंगे कि इस पूरी कहानी में सांप्रदायिक साजिश की गजब की बदबू समाई हुई है। ऐसा अंदेशा दिखता है कि सांप्रदायिक राजनीतिक रणनीति के तहत मस्जिद को तोड़ने की बहुत लंबे समय से प्लानिंग की जा रही हो। तो अंतिम सवाल यही बनता है कि क्या अब की बार भी मस्जिद तोड़ने वालों को सुप्रीम कोर्ट केवल डांट फटकार कर छोड़ देगी या सजा भी देगी? शुक्रिया।